हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। राधा स्वामी एकेडमी में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। 3 क्लासें हमारी हो चुकी है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं फर्दर कि न्यूमेरिकल कैसे करेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। इसमें थ्योरी कम न्यूमेरिकल ज़्यादा है, ठीक है ना। तो टॉपिक हमने कवर कर लिया था रेजिस्टेंस का। अब आगे की बातें स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक हमारा था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया था, और उसके बाद में किस किस के ऊपर ये डिपेंड करता है ये सारे फैक्टर बता दिए थे। तो फैक्टर कौन सा है? एक तो है लेंथ, दूसरा है क्रॉस सेक्शन एरिया, तीसरा है टेम्परेचर, और चौथा है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, इसमें से ये दो है ना, इसके बारे में हम फॉर्मूले के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ इन दो का ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वैसे मैंने बता दिया था कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? लेंथ। और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एरिया। दोनों को कंबाइन करेंगे क्या आएगा? आर एल अपॉन में ए। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट जिसका नाम होता है रो। इस सिंबल का नाम रो है, ठीक है ना। इस कांस्टेंट का नाम क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी। क्या नाम हो जाएगा? रेजिस्टिविटी। यानी ये रो होता है ना, इसके दो नाम होते हैं, या तो इसको बोलो रेजिस्टिविटी, या फिर इसको आप बोलो स्पेशल रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी है ये भी रेजिस्टेंस, लेकिन ये स्पेशल कंडीशन का है। स्पेशल कंडीशन का रेजिस्टेंस है, इसलिए इसका नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, आप ऐसे समझो कि मान लो कि एक कॉपर का वायर है। किसका वायर है? कॉपर का वायर। और एक वायर मान लो कि सिल्वर का है। सिल्वर यानी चांदी, सिल्वर का वायर है, ठीक है। कॉपर और सिल्वर का वायर है, ठीक है। अब कॉपर के वायर को हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट का अच्छा कंडक्टर होता है, और सिल्वर उससे भी ज्यादा, यानी सिल्वर से ज्यादा अच्छा कंडक्टर नहीं माना जाता, ठीक है ना। सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। लेकिन ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना कि कॉपर बैड कंडक्टर है, किसके कंपैरिजन में? सिल्वर के। वैसे बैड नहीं है, कंपैरिजन से पता लगता है। कॉपर किसी से अच्छा भी हो सकता है, तो कॉपर किसी से बुरा भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। सिल्वर के कंपैरिजन में कॉपर क्या है? थोड़ा सा ये मान सकते हो कि लेस कंडक्टर है, ठीक है ना, थोड़ा बैड कंडक्टर है। किसके कंपैरिजन में? सिल्वर के, ठीक है। अब ये बताओ आप कि ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्या ये ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं कि इसके डायमेंशन भी कुछ ले लो, इसका एरिया भी कुछ ले लो? ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे कॉपर और सिल्वर का जब डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो वहां पे हम उसकी लेंथ को भी फिक्स कर रहे हैं वायर की, और उसके एरिया को भी फिक्स कर रहे हैं। मान लो कि कॉपर का वायर है 2 मीटर जिसकी लेंथ है, और जिसका डायमीटर मान लेते हैं 3 mm है। कितना है? 3 mm। ऐसे ही सिल्वर है, उसकी लेंथ भी कितनी है? 2 मीटर है, और ये डायमीटर भी कितना है? 3 mm है। कितना है? 3 mm। अब देखो, दोनों का डायमेंशन हमने सेम कर दिया, तो अब कंपैरिजन कर सकते हैं भी। डायमेंशन के अकॉर्डिंग किसी को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये वायर तो देखो इसलिए अच्छा कंडक्टर है क्योंकि इसका तो डायमेंशन ही अलग है। ये हमें सोचना नहीं पड़ेगा, यानी दोनों को क्या कर दिया? बराबर कर दिया। अब इसमें बात आएगी इलेक्ट्रिक करंट की। अब दोनों का डायमेंशन सेम है, फिर जो इलेक्ट्रिक करंट अच्छा शो करेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा? गुड कंडक्टर। और जो कम शो करेगा वो क्या हो जाएगा? कंपेरेटिवली बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर नहीं बोला मैंने, कंपेरेटिवली बैड कंडक्टर। कंपेरेटिवली का मीनिंग क्या है? कि इन दोनों में कंपेरिजन के अकॉर्डिंग बैड हो जाएगा वो। क्या पता कॉपर किसी और से अच्छा कंडक्टर हो, लेकिन सिल्वर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? बैड कंडक्टर। अब ये कंपेरिजन करते कैसे? देखो, कंपैरिजन के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन में ए। अब कंपैरिजन के लिए क्या करें? लेंथ को 5 मीटर माने, 10 मीटर माने, 15 मीटर माने, कितना माने? एरिया को 2 mm माने। जैसे डायमीटर यूज करें इसका, कि 2 mm डायमीटर यूज करें, 3 mm करें, 4 mm करें, तो ये तो कितने भी हो सकते हैं ऐसे। इसलिए एक फिक्स कर दो, यूनिट का फिक्स कर दो। यूनिट यानी सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है? 1। तो लेंथ को कितना मान लो? 1 मीटर। कितना मान लो? 1 मीटर। और एरिया को कितना मान लो आप? 1 मीटर स्क्वायर। कितना मान लो? 1 मीटर स्क्वायर।
अब जब भी आप कंपैरिजन करना कि कौन सा गुड कंडक्टर कौन सा बैड कंडक्टर है, देखो गुड और बैड का मीनिंग ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट का सही कंडक्शन करता है, ज्यादा कंडक्शन करता है, वो गुड कंडक्टर है। और जो इलेक्ट्रिक करंट का कंपेरेटिवली कम कंडक्शन करता है वो बैड कंडक्टर है, ठीक है, कंपेरेटिवली। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे कौन सा गुड है कौन सा बैड है? उसके लिए हम एक अंडरस्टूड बात यह है कि उसमें कंपैरिजन पहले सही करेंगे। कंपैरिजन दो तरीके से होगा, पहले डायमेंशन का और फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट का। तो पहले डायमेंशन को तो सेम करो, तो डायमेंशन को हमने क्या कर दिया, सेम। इसको 1 मान लिया और इसको 1 मीटर स्क्वायर मान लिया, ठीक है। अब आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, आर इक्वल्स टू रो। अब ये रो है ना, ये भी रेजिस्टेंस है, देखो आर के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ही है। लेकिन ये रेजिस्टेंस है स्पेशल कंडीशन का, कब, जब डायमेंशन यानी लेंथ 1 मीटर लिया गया, एरिया 1 मीटर, ठीक है। और ये आर क्या है, वेरिएबल हो गया। देखो ओम्स लॉ में आर क्या था, कांस्टेंट था, V इक्वल्स टू आर आई। वहां पे हमने डायमेंशन चेंज नहीं की थी, सिर्फ और सिर्फ V और I में चेंज किया, तो R हमेशा कांस्टेंट रहता था, ठीक है। ना तो टेम्परेचर चेंज किया, ना ही लेंथ चेंज की, ना ही एरिया चेंज किया, और ना ही नेचर चेंज किया। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर और नेचर को तो सेम रख रहे हैं, लेकिन लेंथ और एरिया में चेंज कर रहे हैं, तो आर में भी चेंज आ रहा है। लेकिन एक ऐसी क्वांटिटी है जो ये चेंज करने पे भी चेंज नहीं होती, तो ये पता तो होना ही चाहिए, तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो कभी भी चेंज हो सकता है। अब ऐसे मान लो कि कॉपर का वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर, और एक सिल्वर का वायर है जिसकी लेंथ मान लो कितनी है, 100 मीटर। अब बताओ कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? वैसे आपने सुना है कि सिल्वर गुड कंडक्टर होता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, और कॉपर। अब देखो यहाँ पे ये कब होता है, जब हमने दोनों का डायमेंशन सेम लिया। अब डायमेंशन चेंज कर दिया, इसको 1 मीटर ले लिया, इसको 100 मीटर ले लिया। अब ये सिल्वर है ना, कॉपर से बैड कंडक्टर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा ले ली, और हमें पता है कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इसका अब की बार क्या आएगा, ज्यादा आएगा। लेकिन ये रेजिस्टिविटी कभी भी कम ज्यादा नहीं आ सकती, ये हमेशा फिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें एक बात अंडरस्टूड है कि लेंथ 1 मीटर ही लेनी है और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर लेना है, तो ये कभी चेंज हो ही नहीं सकता। इसलिए जब भी आप बैड या गुड का डिस्कशन करोगे तो रेजिस्टेंस की बजाय किस क्वांटिटी को यूज करोगे, रेजिस्टिविटी को यूज करोगे। किसको यूज करोगे, रेजिस्टिविटी को, ठीक है ना। तो कंपेरिजन के लिए रेजिस्टिविटी ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। अब देखो हम लिखते हैं रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी है, देखो इसका डेफिनेशन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी लेंथ और एरिया का यूनिट ले लिया हमने। यूनिट का मीनिंग सिंगल सिंगल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आर इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल ए। लेकिन हमें रेजिस्टिविटी निकालना है, तो इंप्लाइज करेंगे, जो रिक्वायर है उसको लेफ्ट साइड रखेंगे, बाकी सबको राइट साइड भेज देंगे। ये आर इस साइड है, ए अपॉन में, तो ए इस साइड जाएगा तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और एल मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर ए अपॉन में एल बन जाएगा, आर ए अपॉन में एल बन जाएगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टिविटी। अब यहाँ से यदि यूनिट निकालनी हो तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। जैसे जैसे आपने फॉर्मूला यूज किया वैसे वैसे इसकी यूनिट भी यूज कर दो। अब देखो मीटर से मीटर स्क्वायर का ये पावर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसकी यूनिट क्या आई, ओम है मीटर। यूनिट क्या आई, ओम है मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम है मीटर होती है, ठीक है। क्या होती है, ओम है मीटर होती है, ठीक है। ये हमारा एक और रेजिस्टिविटी का टॉपिक। अब देखो ये जो हीटिंग डिवाइस होते हैं ना, जैसे गीजर है, जैसे हीटर है, ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक टोस्टर है, टोस्टर यानी गर्म करने वाला, ठीक है। तो ये जितने भी डिवाइस होते हैं ना, हीटिंग डिवाइस होते हैं, ये सारे अलॉय के बनाए जाते हैं, मेटल के नहीं बनाए जाते। किसके नहीं बनाए जाते, मेटल के नहीं बनाए जाते। इसका कारण क्या है, देखो
अलॉय क्या होता है? ए मिक्सर ऑफ सम मेटल्स, ठीक है ना, ए मिक्सर ऑफ सम मेटल्स। जैसे मेटल कौन सी होती है? जैसे कॉपर है, जिंक है, आयरन है, ये सारी मेटल होती है। लेकिन अलॉय के एग्जांपल क्या है? अलॉय के एग्जांपल है जैसे ब्रास, पित्तल, ठीक है, जैसे ब्रास हो गया, और ब्रॉन्ज, कांसा, ये सारे क्या है? ऐसे और भी है, जैसे और भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं, लेकिन अपने ये कोई काम नहीं आएगा ये छोटी क्लासों में। जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, और जैसे गन मेटल है, ऐसे बहुत सारी है। जैसे स्टील भी होता है, स्टील भी किसका अलॉय होता है? उसका, आयरन का, और उसमें कुछ मैग्नीज या कार्बन ऐड कर दिया जाता है, ठीक है ना। यानी एक से ज्यादा मेटल को मिक्स कर दिया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? अलॉय बोलेंगे। अब देखो अलॉय होता है ना, उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है ना वो हाई होती है। क्या होती है? हाई होती है। और मेटल की रेजिस्टिविटी क्या होती है? लो होती है। और जो बैड कंडक्टर है, जैसे इंसुलेटर बोलते हैं जिसको, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? वेरी हाई होती है, यानी बहुत ज्यादा रेजिस्ट करेंगे वो इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। अब अलॉय है ना, इसकी रेजिस्टिविटी कंपेरेटिवली मेटल से क्या होती है? हाई होती है, यानी ये मेटल के कंपेयर में इलेक्ट्रिक करंट को ज्यादा रेजिस्ट करेंगे। लेकिन है ये भी कंडक्टर। देखो इंसुलेटर तो क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर होते हैं, कंडक्ट करते ही नहीं इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है ना। लेकिन ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं, लेकिन मेटल के कंपेरिजन में कम कंडक्ट करते हैं। तब इसका फिर यूज क्या है? यूज ये है कि पहला बेनिफिट तो ये है कि ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना। इंसुलेटर की तरह ऐसा नहीं है कि कंडक्ट ही नहीं करेंगे। दूसरा इसका क्या, कि रेजिस्टिविटी हाई है, और रेजिस्टिविटी हाई है तो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अपोज करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। अब ज्यादा अपोज करेंगे तो क्या होगा? कि इलेक्ट्रिक करंट वहां पे क्या होगा? एक्यूमुलेट होगा। एक्यूमुलेट होगा तो क्या करेगा? वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? हीट बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को रोका जाएगा, ज्यादा रजिस्ट किया जाएगा। लेकिन पीछे से वोल्टेज अप्लाई हो रखा है, प्रेशर, वो तो उसको आगे भेजने की कोशिश करेगा, लेकिन वायर उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या होगी? हीट बढ़ जाएगी। आप ऐसा समझ सकते हो, क्या बढ़ जाएगी? हीट बढ़ जाएगी। और हमें यही चाहिए, जो हीटिंग डिवाइस उसमें हीट बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। जैसे हीटर है वो हीट नहीं करेगा तो वो काम क्या आएगा फिर, ठीक है। तो इसलिए हीटिंग डिवाइस जितनी भी होती है उसमें क्या यूज किया जाता है? अलॉय यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो हम ये पॉइंट लिख भी सकते हैं नोट लगा के। alloy are used for heating devices. For example, कौन कौन से होते हैं हीटिंग डिवाइस? ऐसे एक दो के नाम लिख सकते हैं, जैसे हीटर है, जैसे टोस्टर है, एटसेट्रा, ठीक है ना। फॉर हीटिंग डिवाइस, बिकॉज दे आर good conductor of electric current, but their resistivity are high compared to metals, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ? कि ये अलॉय है ना, ये कहाँ पे यूज किया जाता है? हीटिंग डिवाइस में। कारण क्या है? एक तो ये कंडक्टर है, यदि इंसुलेटर यूज करेंगे ना तो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट ही नहीं करेंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। अलॉय को इसलिए यूज किया जाता है कि ये कंडक्टर भी है, और साथ में इनकी जो रेजिस्टिविटी है ना, ये रेजिस्टिविटी ये क्या है? हाई है, और ये साथ में क्या है? कंडक्टर है, ठीक है ना। अब यदि
मेटल को यूज करेंगे ना तो कंडक्टर तो हैं लेकिन उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही लो होती है। अब लो होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाएगा तो हीट क्रिएट नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। फ्रिक्शन कम होगा तो हीट कम क्रिएट होगी, ठीक है। इसलिए क्या यूज करते हैं हम इसमें, अलॉय यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। टॉपिक हमारा क्या है, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन में ए, यानी ऐसे फैक्टर जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन देखो इस पे किस तरीके के आते हैं, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ ए वायर ऑफ लेंथ 7 मीटर have resistance 10 ohm, कैसे लिख लो 10 ohm and diameter of wire is 4 millimeter, find specific resistance, फाइंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये फाइंड करना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है कि हमें रो की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, रो की वैल्यू निकालनी है। देखो गिवन क्या क्या है, लेंथ ऑफ वायर कितना है, लेंथ दे रखा है 7 मीटर दे रखा है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 110 दे रखा है, और डायमीटर ऑफ वायर कितना दे रखा है 4 मिलीमीटर, ठीक है ना। डायमीटर दे रखा है तो उससे रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस से फिर क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। अब देखो फॉर्मूला क्या है, पहले देखो गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उसमें गिवन क्या होता है, न्यूमेरिकल में हमेशा ही ध्यान रखना होता है कि गिवन क्या है वो पहले लिखना जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर जो जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करके आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो गिवन क्या है, लेंथ, लेंथ कितनी गिवन है, एल इक्वल्स टू लेंथ है 7 मीटर, ठीक है। एरिया, एरिया के लिए देखो डायरेक्ट नहीं दे रखा तो डायमीटर दे रखा, क्या दे रखा है डायमीटर। अब डायमीटर कितना दे रखा है, डी दे रखा है 4 मिलीमीटर, ठीक है। डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आर इक्वल्स टू 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2 मिलीमीटर। लेकिन ये मिलीमीटर दे रखा है और लेंथ की या किसी भी हाइट की, ठीक है ना, विड्थ की, इन सभी की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट मीटर होती है, क्या होती है मीटर। तो मिलीमीटर को चेंज किस में करेंगे, मीटर में। तो मिली का मीनिंग क्या होता है, 10⁻³ होता है, ठीक है ना, 10⁻³ तो यह आ जाएगा 10⁻³ मीटर, मीटर में चेंज कर लिया। और क्या गिवन है इसमें, रजिस्ट तो एरिया क्या होगा, पहले एरिया देखो, एरिया हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू रख देंगे और आर ये गिवन है इसकी वैल्यू रख देंगे। और रेजिस्टेंस कितना गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है 110 ओम, ठीक है। यहाँ पे देखो R इक्वल्स टू रो एल अपोन में ए से हम लिख सकते हैं रो इक्वल्स टू आर ए अपोन में एल, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखो रो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आर, आर कितना दे रखा है 110, एरिया, एरिया कितना दे रखा है 3.14, और आर स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 10⁻³ इंटू में 2 × 10⁻³ स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ कि 2 बार लिखना है इसको, अपॉन में लेंथ कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो 2 और ये जितने भी डिजिट हैं उनको एक साइड कर लो और जितने 10 की पावर उसको एक साइड कर लो, ठीक है। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं 4, और 4 को 3.14 से करेंगे और फिर किससे करेंगे 11 से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो क्या होगा, 2 को 4, 3.14 को 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 6, 5 और 12, ठीक है। और फिर किससे करेंगे 11 से, 11 से करने का मैंने क्या 1 6,
ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इसमें पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये तो 11 से था तो 2 पॉइंट आ जाएगा 138.16। और इसको डिवाइड किससे करना है, 7 से करना है। तो 7 से करेंगे कितना आएगा, 7 1 जा 7, 6 बचेगा। तो 7 9 जा 63 और कितना बचेगा 5, 7 9 जा 7 7 जा 49, 2 बचेगा और 7 4 जा 3 जा कर लो, कितना आ जाएगा 19.73। और ये एक जीरो था, ये कितना आ जाएगा 1907, नहीं सॉरी 197.3। और इनटू में 10⁻⁴ देखो -3 और -3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा कि पॉइंट से पहले एक डिजिट रखनी होती है, ठीक है ना। जैसे पॉइंट आ गया, डिजिट आ गई, साथ में 10 की मल्टीप्लाई, ऐसे कुछ पावर आ गई, तो इसको कैसे लिखेंगे 1.97 इंटू 10⁻⁴। अब देखो इसको 10 100 टाइम छोटा किया है तो इसको 100 टाइम बड़ा करेंगे तो क्या आ जाएगा -4। और यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, ओ में मीटर आ जाएगी, क्या आ जाएगी ओ में मीटर, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो क्या किया इसमें, सिंपल सा है कि लेंथ दे दिया आपको, डायमीटर दे दिया, डायमीटर से हमने क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। और रेजिस्टेंस दे रखा है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बजाय हमसे क्या पूछ लिया, रेजिस्टिविटी पूछ लिया। यदि रेजिस्टेंस पूछता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते, लेकिन हमसे रेजिस्टिविटी पूछी है तो हम क्या करेंगे, इंप्लाइज करके इसको चेंज करके रेजिस्टिविटी निकालेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ऐसी कोई कैलकुलेशन मान सकते हैं इसमें थोड़ा सा, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ भी सकते हैं, ठीक है ना, आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इफ resistivity of a wire which have length and area 4 meter and 6 meter square is, या 0.6 कर लो, 0.6 मीटर, मीटर स्क्वायर इज 2.1 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। देखोगे कैसे करेंगे, देखो भी कैसे करेंगे, सब कुछ गिवन है। फॉर्मूला क्या है, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन में ए, गिवन है। तो देखो वैसे वही प्रोसेस लिखेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, वैसे लिखेंगे, गिवन क्या है, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या दे रखा है 2.1 इंटू 10⁻⁻8। लेंथ कितना दे रखा है, लेंथ ऑफ वायर 4 मीटर, कितना है 4 मीटर। और अपॉन में एरिया कितना दे रखा है 0.6, कितना है 0.6 है, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 से कैंसिल करोगे आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 2, 3 से कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 7, और 7 को 2 से करोगे कितना आ जाएगा 14 इंटू 10⁻⁻8 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 1.4 इंटू 10⁻⁻7 भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी R इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10⁻⁻7 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁻⁻7 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 2 क्वेश्चन कर लिए बेसिक बेसिक। अब देखो इसमें एक टाइप का क्वेश्चन ये कर सकते हैं, जैसे हमने रेजिस्टेंस वाले में, उसमें सॉरी वोल्टेज वाले में किया नहीं था, तो वो भी कर लेते हैं और ये भी कर लेते हैं। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, V इक्वल्स टू आर आई, क्या था V इक्वल्स टू आर आई, ठीक है।
एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि वो क्वेश्चन हमने किया था या नहीं किया था, एक सेकेंड देख लेता हूँ मैं। वरना फिर वो क्वेश्चन भी हम करेंगे। किया जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये आर होता है, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर लिया, ठीक है ना। इसका मीनिंग ये था, मैं ये बताना चाह रहा था कि जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस ओम्स लॉ में क्या था, कांस्टेंट था। और जब भी देखो फॉर्मूले दो टाइप के होते हैं, एक फॉर्मूला ऐसा जिसमें लगभग सारे क्या है, लगभग क्या सॉरी सारे क्या है वेरिएबल है, और एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें कुछ क्वांटिटी वेरिएबल है और कुछ या एक दो क्या है कांस्टेंट है। जैसे दो फॉर्मूले देखे थे हमने कि I इक्वल्स टू क्या था, Q अपॉन में T। इसमें सारे वेरिएबल हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमेशा कांस्टेंट रहे, ठीक है ना। लेकिन V इक्वल्स टू RI में ये R क्या था, कांस्टेंट था। क्या था, कांस्टेंट था। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक टाइप का बनता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दो टाइप के बन जाते हैं। एक तो डायरेक्ट ऐसे कि R दे दिया, I दे दिया, V पूछ लिया, ठीक है ना। इन दोनों तीनों में से कोई दो वैल्यू दे दी और तीसरी पूछ ली। लेकिन दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन कंडीशन दे दी कि मान लो कि रेजिस्टेंस सॉरी वोल्टेज इतना था तो उस टाइम करंट इतना था, यदि वोल्टेज को डबल कर दिया जाए तो बताओ करंट कितना हो जाएगा, ठीक है ना। कंडीशन अप्लाई कर दी। अब ऐसा क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आर है ना, वो फर्स्ट कंडीशन में भी सेम है और सेकंड कंडीशन में भी सेम है। अब सेकंड कंडीशन में आपने क्या कहा कि वोल्टेज डबल कर दिया, पहले वैल्यू दे रखी मान लो 100, बाद में डबल करने के बाद कितनी होगी 200, और आपको ये बताना कि इलेक्ट्रिक करंट अब कितना हो जाएगा, यानी I2 कितना हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला है V इक्वल्स टू आर आई, यहाँ पे आपको I निकालना है, तो I निकालने के लिए R भी तो चाहिए। लेकिन ये R हम निकाल सकते हैं फर्स्ट कंडीशन से। कैसे, V1 हमें गिवन है R और I1 भी गिवन है, यहाँ से R निकाल सकते हैं। कैसे, V1 अपॉन में I1 से, और ये R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, I2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे तो I2 क्या हो जाएगा, V2 अपॉन में R हो जाएगा, ठीक है। तो ये R गिवन नहीं था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हमें दे रखा है, फर्स्ट कंडीशन के हेल्प से निकाल सकते हैं R, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो उसको करने के दो तरीके बताए थे मैंने। कितने तरीके बताए थे, दो तरीके। एक तो पहले वो जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालो और सेकंड वाले में पुट कर दो, या फिर क्या करो उस इक्वेशन को डायरेक्ट डिवाइड कर दो, जिससे कांस्टेंट निकालने की भी रिक्वायरमेंट है नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक यहाँ पे हमें करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इफ लेंथ ऑफ ए वायर becomes triple and diameter becomes half, becomes half, find new resistance if initial resistance was R, was R, ठीक है ना। इसका मीनिंग ये हुआ कि एक वायर है, उसकी लेंथ यदि ट्रिपल कर दी जाए और उसका डायमीटर क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए। पहले कंडीशन का रेजिस्टेंस उसका आर गिवन था, यदि बाद में ऐसा कर दिया जाए तो आर में क्या चेंज आ जाएगा, ठीक है ना, आर में क्या चेंज आ जाएगा ये देखना है। तो कंडीशन बन गई, कंडीशन बन गई तो देखो कैसे काम करेंगे इस पे। सबसे पहले लिखेंगे, पहले लेंथ कितनी थी एल, एल, और L2 कितनी कर दी हमने, L2 कर दी हमने ट्रिपल, यानी कितनी कर दी 3L1। देखो L1 थी और सेकंड कंडीशन में उस लेंथ को हमने क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया। फिर डायमीटर D1, D1 को हमने कितना कर दिया, D1 अपॉन में 2 कर दिया। कितना कर दिया, हाफ कर दिया। तो रेजिस्टेंस R है ना, वो कितना हो जाएगा ये पता करना है,
ठीक है, देखो कैसे। हम जानते हैं कि आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन में ए होता है। क्या होता है, रो एल अपॉन में ए होता है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगा दो। अब देखो आर न्यू यानी यहाँ पे न्यू लिख देंगे, लिखना पड़ेगा क्योंकि ये अलग आएगा। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे हम रो। अब जो लेंथ है ये भी क्या लिख देंगे, एल न्यू, और अपॉन में क्या लिख देंगे, ए न्यू। ठीक है, ए न्यू लिख देंगे। आर न्यू को ये स्मॉल में यदि एन लिख दूं, लेंथ है, लेंथ न्यू कितनी हो गई है, फर्स्ट की 3 टाइम्स होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3l लिख सकते हैं। एरिया देखो कैसे पता करेंगे। अब एरिया कितना गिवन है, डायरेक्ट नहीं दे रखा है। डायमीटर थी ना, उसको क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अब देखो एरिया का फॉर्मूला होता है ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह हम क्या कर सकते हैं, डी अपॉन में 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, डी अपॉन में 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो एरिया इनिशियल कितना था, पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4 था। कितना था, पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4। अब देखो हमने एरिया क्या कर दिया, पाई, और जो डायमीटर था उसको क्या कर दिया, हमने हाफ कर दिया। हाफ करने का मीनिंग क्या है कि डी अपॉन में 2 तो कर दिया, और साथ में रेडियस की जगह अपॉन में 2 और आ जाएगा, तो आ जाएगा डी अपॉन में 4 का होल स्क्वायर। डी अपॉन में 4 का होल स्क्वायर आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन में 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन में 16। अब पहले एरिया कितना था, पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4, और अब कितना हो गया, पाई डी स्क्वायर अपॉन में 16। यानी कितना चेंज आ गया, कैसे पता करेंगे, यहाँ पे पहले 4 था, अब कितना आ गया, 16। तो 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 इंटू में 4, 4 इंटू में 4। क्यों किया ऐसा, क्योंकि 1 अपॉन 4 को अलग कर लिया, और पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4 को अलग कर लिया। अब ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया ए है, तो ए न्यू है ना, वो कितना हो गया, ए न्यू हो गया ए इंटू में 1 अपॉन 4। तो ए न्यू कितना हो गया, ए अपॉन में 4 हो गया। एरिया कितना हो गया, 4 टाइम कम हो गया डायमीटर हाफ करने से। एरिया हाफ नहीं होगा, ठीक है ना। कभी आप सोचो कि एरिया डायमीटर हाफ कर दिया तो एरिया भी हाफ हो जाए, नहीं, डायमीटर हाफ करेंगे तो ऐसे पता करेंगे कि कितना हो गया है। ठीक है, तो ये a अपन 4 हो गया। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, मैं ये इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो आर न्यू आएगा, देखो, और रो 3l और अपॉन में a, तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, ये 4 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये आएगा 12 इंटू रो एल अपॉन में ए, और रो एल अपॉन में ए को हम फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिखते हैं, आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आर। तो आर एन कितना आ जाएगा, 12 इंटू आर, यानी रेजिस्टेंस है ना, वो फर्स्ट कंडीशन से कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 12 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। कितने इंक्रीज हो जाएगा, 12 टाइम। अब देखो ये भी ऑब्वियसली बात है कि लेंथ हमने इंक्रीज कर दी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, एरिया यदि डिक्रीज कर देंगे तो भी रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, इसलिए कितना आ गया, 12 टाइम आ गया। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हमने और कर लिया। अब देखो इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको एक और पुट करके देता हूं, और कल की क्लास में आप वो करके लाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ लेंथ एंड एरिया of a wire of resistance 4 ohm becomes double, each becomes double, why each becomes double, find new resistance, find new resistance। ये आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। पहले रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 4 ओम गिवन है। ठीक है, लेंथ कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है, एरिया भी कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा,
न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ाई अपनी जारी रखिए, बोर्ड के एग्जाम अपने नजदीक आ रखे हैं। ठीक है, जिसको भी टॉपिक में डाउट हो तो आप ये कर सकते हो, वरना उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक खूब अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी। तो कल, आज के लिए इतना ही। कल हम मिलते हैं कि न्यू वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।